हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बीसीके का टॉपिक नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे और एंड में हम स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज कवर करेंगे। जो आज का डिस्कशन रहेगा उसके ऊपर जो है वही करेंगे, ठीक है? ओके, तो बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें सबसे पहले बिजनेस क्या होता है? व्हाट इज बिजनेस? व्हाट डू यू थिंक बिजनेस क्या है? आपसे रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। एक्टिविटी, एक्टिविटी कैसा एक्टिविटी है? अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अच्छा, प्रॉफिट मोटिव के लिए, मतलब सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए जो काम किया जाता है वो बिजनेस है, ऐसा आपका कहना है, ठीक है? और क्या मैं बोल सकता हूं, बिजनेस करना मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स डिलीवर करना, है ना? कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसके बाद प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो तो बात की बात है, बट बिजनेस मतलब है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस जो भी रहे वो डिलीवर करना, दैट इज बिजनेस, ठीक है? अब बिजनेस एक्चुअली, ये बिजनेस इस वर्ड का भी अच्छा एक मीनिंग है। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखते हो उसका, तो हम उस वर्ड को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे पहले 4 लेटर्स देखना और लास्ट वाले 4 लेटर्स देखना, उसको तोड़ो। बिजीनेस मतलब क्या होता है? कुछ बिजी रहना। बिजीनेस मतलब क्या है? मैं बिजी हूं, मतलब क्या कि कुछ मैं एक्टिविटी कर रहा हूं। सो दैट रिमेनिंग बिजी इज जनरल वर्ड टू वर्ड, मतलब डिक्शनरी मीनिंग है उसका बिजी रहना, बिजीनेस। बट आप भी बिजी हो, बट आप क्या बिजनेस कर रहे हो क्या? नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हो। सो पढ़ाई करना इट्स नॉट अ बिजनेस, यूर बिजनेस, ठीक है? मतलब हर एक बिजी इंसान बिजनेस कर रहा है ऐसा नहीं बोलेंगे, बट वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग उसका वो है। बट एक्चुअली मीनिंग दिखा जाए तो क्या हो जाएगा कि कोई भी तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, ठीक है? अब कोई भी बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? टू अर्न अ प्रॉफिट। बट बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सर्वाइवल। मतलब जब भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा तब मेन ऑब्जेक्टिव मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, बट बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि बिजनेस मेरा सर्वाइव। क्योंकि कोई भी देखना, कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता है कि उसका बिजनेस बंद हो जाए, है ना? सो दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट कि मेरा बिजनेस एनी हाउ सर्वाइव होना चाहिए। अब सर्वाइवल ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये दो एबिलिटीज वर्ड्स पक्के याद रखना। एक होता है एबिलिटी टू प्रॉस्पर और दूसरा होता है एबिलिटी टू चेंज। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रॉस्पर? ग्रो होना, ग्रो होना। मेरी एबिलिटी ग्रो होने की है तो ऑफ कोर्स मैं सर्वाइव हो जाऊंगा, है ना? मतलब आपकी एबिलिटी अगर 90 मार्क्स अचीव करने की है तो आप 100% पास तो हो जाओगे, है ना? सो दैट इज एबिलिटी टू प्रॉस्पर। मतलब ग्रो होने की जितनी एबिलिटी है उसके हिसाब से सर्वाइवल डिपेंड करता है। या एबिलिटी टू चेंज। एबिलिटी टू चेंज मतलब क्या? जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको हम इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं कि नहीं, ये मेरी एबिलिटी है तो मैं मार्केट में सर्वाइव हो जाऊंगा। जैसे कि एयरटेल, ये ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो। एयरटेल मार्केट में सर्वाइव हुआ या नहीं हुआ? हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसे ही देखो, उनको मेजर थ्रेट किसका था? जियो का था। अब जियो ने उनको थ्रेट क्या दे दिया? एक तो कम पैसे में देना चालू कर दिया और दूसरा 4G लॉन्च कर दिया उन्होंने पहले। लेकिन वही सर्वाइव कौन नहीं हो पाया? बीएसएनएल अब ऑलमोस्ट मतलब खत्म होने के इस पे है, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तो बात हम करेंगे नहीं क्योंकि वो एक डिफरेंट कैटेगरी का है ना। वोडाफोन आइडिया ये सर्वाइव नहीं हो पाया। क्यों नहीं सर्वाइव हो पाया? उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया। तो एबिलिटी टू चेंज और एबिलिटी टू प्रॉस्पर, ये दो चीजों के ऊपर क्या डिपेंड करता है? सर्वाइवल। तो हाँ हाँ, वो सर्वाइवल बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके। नहीं मतलब लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट जब कुछ बोलते हैं और मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो डाउट पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। मतलब अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? बिजनेस क्या है? एंटरप्राइज दैट प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज एज पर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर्स। बिजनेस मतलब ऐसी एंटरप्राइज है जो अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बेसिक ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन
एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज। क्लियर यहां तक? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो आगे। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल है, सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज। अब बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस तो देख लिया, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग, बिजनेस का सराउंडिंग। अब इसमें ग्लूक एंड जॉर्ज नाम के दो बंदे हैं, उनके हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इट इंक्लूड्स ओनली एक्सटर्नल फैक्टर्स, सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, ये ग्लूक एंड जॉर्ज का कहना है। लेकिन मॉडर्न ऑथर्स का कहना कुछ अलग है, दोनों भी आते हैं, इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों भी आ जाएंगे। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, इसके बारे में तो डिस्कस करना ही है हमें। बट अकॉर्डिंग टू ग्लूक एंड जॉर्ज इट इंक्लूड्स, environment includes only external factors, while according to modern authors it includes internal as well as external factors। अब external factors में कौन कौन से आ सकते हैं, जस्ट एक रफली, डिटेल नहीं, अभी जस्ट रफली बता देना क्या क्या आएंगे। गवर्नमेंट आ सकता है, या फिर कस्टमर्स एक्सटर्नली आएंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटर्स एक्सटर्नल आएंगे, टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल आएगा। हाँ, तो मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप बता सकते हो क्या क्या आ सकता है, ठीक है, हम डिटेल डिस्कशन उसका करेंगे। मुझे बताइए ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो होता है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है? इंटरनल है कल्चर, यस, कल्चर ये इंटरनल पार्ट है। तो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम करके आ सकता है, तो उसके हिसाब से आपको सोच के लिखना है कि ये इंटरनल आएगा या एक्सटर्नल आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ग्लूक एंड जॉर्ज क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? थोड़ा सा हमारे अब हम सीए कर रहे हैं तो थोड़ा सा सो कहना है से अपॉर्चुनिटी इज एक्सटर्नल कंडीशन, पहले तो बोल सकता हूं एक्सटर्नल फेवरेबल कंडीशन, ऐसा बोल सकता हूं क्या, है ना। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है? एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फेवरेबल कंडीशन। व्हाइल थ्रेट मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आप टेक्निकल लैंग्वेज में बात करना चालू करेंगे, जनरल लैंग्वेज में तो हम हमेशा बात करते हैं, लेमैन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, है ना, जो सबको समझ में आती है, अच्छी लगती है, लेकिन एग्जाम वालों को अच्छी नहीं लगती है। एग्जाम वालों को बुकिश लैंग्वेज अच्छा लगता है, टेक्निकल लैंग्वेज अच्छा लगता है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब एक्सटर्नल फेवरेबल कंडीशन है, व्हाइल थ्रेट मतलब एक्सटर्नल अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। तो ग्लूक एंड जॉर्ज का कहना क्या है कि एनवायरनमेंट इंक्लूड्स external factors which are outside the organization, of course, which provides opportunities as well as threats. Done. मॉडर्न ऑथर का कहना कुछ अलग है, वो बोलते हैं एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स भी आते हैं, और ऑफ कोर्स सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट ही होता है जो उसको अपॉर्चुनिटी या थ्रेट प्रोवाइड करता है। या इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस रहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे स्वॉट एनालिसिस में, है ना। स्वॉट एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे, आगे आएगा। उसके बाद सक्सेस डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन, अब इंपॉर्टेंट 2 वर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होगा। मॉनिटर मतलब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उस चेंजेस को अडेप्ट करना होगा, चेंजेस को अडेप्ट करना होगा। अकॉर्डिंग टू दैट हमें अपने इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे एयरटेल ने ला लिए, एयरटेल ने भी 4G लॉन्च कर दिया, एयरटेल ने भी कॉस्ट अपना मतलब प्राइस अपना कम कर दिया, तो ये चेंजेस लाना ये जरूरी है। उन्होंने मॉनिटर किया कि जियो क्या कर रहा है और उसके हिसाब से अपने इसमें चेंजेस लाए। तो मतलब मॉनिटर करना और अडेप्ट करना ये करना जरूरी है। तो ये 2 वर्ड्स याद रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज मॉनिटर एंड अडेप्ट एनवायरनमेंट या एनवायरमेंटल चेंजेस। उसके बाद ये देखो मॉनिटर एंड अडेप्ट। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? 3 वर्ड्स हमेशा याद रखेंगे। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? एक तो आइडेंटिफाई करता है, अप्राइज नहीं चाहिए, अप्रेज चाहिए, अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड्स टू अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो एज वेल एज थ्रेट को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या?
अप्रेज करो। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ अप्रेज? चेक करना, एनालिसिस करना या चेक करना। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ाने के बाद आपका क्या कंडक्ट करता हूं, एक टेस्ट करता हूं, टेस्ट लेता हूं, है ना। रोज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, दैट इज व्हाट अप्रेजल, कि आपको समझा है या नहीं समझा है, आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो दैट इज अप्रेजल। मतलब अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आइडेंटिफाई किया, अप्रेज किया, और उसके बाद क्या किया, रिस्पॉन्ड भी करना है। मतलब एयरटेल ने जियो की थ्रेट को आइडेंटिफाई किया, उसको अप्रेज किया, वो क्या क्या कर सकते हैं, अब उनका नेक्स्ट क्या हो सकता है, नहीं मतलब जियो नेक्स्ट क्या कर सकता है, 5G लॉन्च कर सकता है, 5G लॉन्च कर सकता है। तो ये अप्रेज कर लिया, एनालिसिस कर लिया, और फिर उसके हिसाब से एयरटेल भी क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा तीन चीजें करती है, क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, अप्रेज करती है, एंड रिस्पॉन्ड्स टू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये तो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजिकल, कंप्यूटर, सप्लायर वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चार कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला कॉम्प्लेक्स, दूसरा डायनामिक, तीसरा मल्टीफेसेटेड, और चौथा फार रीचिंग इंपैक्ट। एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स का वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है, एब्सोल्युटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एनवायरनमेंट हमेशा, जो एनवायरनमेंट में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, वो इजी टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअली होता है, मतलब एक एक फैक्टर्स को एनालाइज किया तो इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन कॉम्पिटिटर जियो को भी एनालाइज करना है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज उसको भी एनालाइज करना है, इकोनॉमिक फैक्टर्स उसको भी एनालाइज करना है, टेक्नोलॉजी को भी एनालाइज करना है, सब जब कॉम्बो करके आ जाएंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है एनवायरनमेंट का, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर इजी टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअली बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हेन दे आर कंबाइंड। ठीक है, पहला हो गया कॉम्प्लेक्स। दूसरा डायनामिक, डायनामिक वर्ड से ही पता चल जाता है क्या होता है डायनामिक, कंटिन्यूअसली चेंजिंग, कंटिन्यूअस। डायनामिक मतलब क्या, कंटिन्यूअसली चेंजिंग। एक पर्टिकुलर पर्सन डायनामिक है, मतलब क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूअसली वो अपने जो इसमें भीतर जो है वो चेंजेस लाते रहता है। सो डायनामिक मींस कंटिन्यूअसली चेंजिंग, है ना। उसके बाद तीसरा मल्टीफेसेटेड, मल्टीफेसेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीफेसेटेड मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम फैक्टर कैन बी अपॉर्चुनिटी बट एट द सेम टाइम फॉर द अदर ऑर्गेनाइजेशन इट कैन बी अ थ्रेट। जैसे नोटबंदी हुआ, किसके लिए अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट नहीं, मतलब है बट वो किसके लिए अपॉर्चुनिटी, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी, पेटीएम, है ना। उसके पहले पेटीएम कितना यूज करते थे, उसके पहले जीपे कितना यूज करते थे, नोटबंदी के बाद ज्यादा चालू कर दिया कि नहीं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी। थ्रेट किसके लिए, जो कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं। कैश ट्रांजैक्शन जनरली कौन से ऑर्गेनाइजेशंस करती है, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में कैश ज्यादा इन्वॉल्व होता है ना। आप घर खरीदने के लिए जाते हो तो वहां पे क्या बोलते हैं, इतना कैश में देना बोलते हैं, इतना कैश में देना। तो उनके लिए क्या हो गया, थ्रेट हो गया। इतना कैश कहां से लाएंगे, नोटबंदी हो गया, है ना। तो मतलब क्या है, सेम चीज हो गई, अपॉर्चुनिटी फॉर गूगल पे, थ्रेट फॉर रियल इस्टेट। मतलब ये क्या हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर कैसा हो गया, मल्टीफेसेटेड। सेम थिंग, अपॉर्चुनिटी फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन बट एट द सेम टाइम threat for the other organization. Is it clear? And last one, far reaching impact. Any environmental change has long term impact on organization growth or survival. ग्रोथ और सर्वाइवल पे ऊपर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी या सर्वाइवल आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक। पहला मतलब क्या, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दूसरा डायनामिक मतलब continuously changing, multifaceted, opportunity for one, threat for the other. चौथा far reaching impact, long term impact on profitability and survival. Is this clear? चलो फटाफट एक बार वापस रिवाइज, पहले से हाँ, सबसे पहले बिजनेस मतलब क्या है, that provides, enterprise that provides goods and services as per requirement of the customer. Basic objective, survival. Main objective,
Profit. Survival depends on ability to change, ability to prosper. According to Gluck and George, environment includes external factors that provides opportunity and threat. Modern authors, internal as well as external. Organization should always monitor and adapt environment. Successful organization always identify, appraise and responds to environmental changes. Environment has 4 characteristics: complex, dynamic, multifaceted, far reaching impact. क्लियर है यहां तक? चलो आगे, है ना? कितना मस्त है, अच्छा अच्छा, है ना? मैथ्स कितना डिफिकल्ट रहता, ये कितना अच्छा रहता, सभी सब्जेक्ट ऐसे ही दे दो हमें। ओके ठीक है, चलेगा। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, मेनली एनवायरनमेंट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इंटरनल, एक्सटर्नल। पहले एक्सटर्नल की बात करेंगे। एक्सटर्नल इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट और एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो, मैक्रो, ठीक है। माइक्रो, इसमें टोटल आएंगे 6 फैक्टर्स या 6 एलिमेंट्स, आप ऐसा बोल सकते हो माइक्रो में। माइक्रो के जो एलिमेंट्स आएंगे ना, उसको याद रखेंगे इस शॉर्टकट से, कॉस्मिक। C फॉर कस्टमर और कंज्यूमर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, S फॉर सप्लायर्स, M फॉर मार्केट, I फॉर इंटरमीडिएरी एंड लास्ट वाला C फॉर कॉम्पिटिटर्स। तो ये 6 जो एलिमेंट्स है वो सारे किसके हैं? माइक्रो के। अब मुझे बताओ, ये माइक्रो एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए, मतलब डिस्कस जो डिटेल में करने वाले हैं, लेकिन जब जिसके नाम डिस्कस कर लिए, कस्टमर्स रहे, कंज्यूमर्स रहे, ऑर्गेनाइजेशन रहे, मार्केट रहे, या सप्लायर्स रहे, इंटरमीडिएरी रहे, या कॉम्पिटिटर्स रहे, वेदर दे आर क्लोज टू बिजनेस या अवे फ्रॉम द बिजनेस। क्लोज टू बिजनेस, ये रोज डील करते ना हम इनसे, कस्टमर के साथ रोज डील करना है, कॉम्पिटिटर रोज परेशान करेंगे हमें, है ना? तो सप्लायर रोज डील करना है, इंटरमीडिएट रोज डील करना है, तो ये सारे क्या है, इनके साथ डे टू डे इंटरैक्शन होने वाला है। सो माइक्रो एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स रहेंगे अफेक्ट द बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस, दे आर क्लोज टू बिजनेस, नजदीक है बिजनेस से। वही जो मैक्रो के एलिमेंट्स आएंगे डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल, गवर्नमेंट। रोज क्या गवर्नमेंट से मैं जाके मोदी जी से बात करूंगा? क्या करूंगा? मतलब रोज तो डील नहीं करना है, कभी कभार डील करना पड़ता है। तो मतलब क्या है कि माइक्रो एनवायरनमेंट इज क्लोज टू बिजनेस एंड इट अफेक्ट्स द बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस, ठीक है? तो ये हो गया क्लोज टू बिजनेस, पार्ट ऑफ इमीडिएट पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब बॉर्डर, नजदीक वाले बॉर्डर पे है, और माइक्रो एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस, ठीक है? अब माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स जो है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्कस करेंगे कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। कस्टमर्स मतलब कौन होते हैं? दोज हु बाइज द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट खरीदते हैं। कंज्यूमर्स जो एक्चुअली उसको कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गाड़ी खरीदता हूं और गाड़ी खुद ही चलाता हूं, तो कस्टमर और कंज्यूमर मैं ही हूं, मैं ही कस्टमर हूं, मैं ही कंज्यूमर हूं, खरीद भी खुद ही रहा हूं, यूज भी खुद ही कर रहा हूं। लेकिन मैंने आपके लिए एक चॉकलेट खरीद के लेके आ गया, खाया आपने, फिर कस्टमर मैं हूं, कंज्यूमर आप हो। मतलब जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर है, जो खरीदता है वो कस्टमर है, ठीक है? तो ये फर्क हो गया मेनली। अब ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल पोजीशन पे हमेशा कंज्यूमर रहता है, क्योंकि जो खाने वाला है ना, जो खाने वाला है, आप चॉकलेट खाते हो, अच्छा लगता है आपको, आप बोलोगे सर अगली बार वही लेके आना, है ना, अगली बार वही लेके आना। तो मतलब क्या है, कस्टमर्स के जगह पे कंज्यूमर सेंट्रल पोजीशन पे, कस्टमर एक्चुअल खरीदते हैं, कंज्यूमर्स एक्चुअल उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, अब ये पॉइंट स्पेसिफिकली याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट एंड रिटेन इट्स कस्टमर्स। 2 वर्ड्स याद रखने हैं, क्रिएट एंड रिटेन
किसको करना है? कस्टमर, क्योंकि फाइनली खरीदने के लिए वही आने वाले हैं। तो क्रिएट करना पड़ेगा और रिटेन करना पड़ेगा। रिटेन मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब जो जिसने प्रोडक्ट खरीदा है उसने वो वापस 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 वो खरीदना चाहिए। मतलब आपने मेरे पास मैथ्स की क्लास वापस वापस लगानी चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरी ऐसी बिल्कुल ही इच्छा नहीं है, एक ही बार लगाओ, पास हो जाओ, खत्म करो बात, है ना। लेकिन जो ऐसा डेली कंज्यूम करने का प्रोडक्ट होता है, जैसे चॉकलेट, अब वो डेरी मिल्क वाला प्रोडक्ट, डेरी मिल्क की ऐसी इच्छा है ना कि ये इंसान वापस आ जाए खाने के लिए, है ना। तो मतलब खरीदने के लिए, खाने के लिए नहीं, खरीदने के लिए वापस आ जाए, तो ऐसी इच्छा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए? क्रिएट एंड रिटेन इट्स कस्टमर्स। अब ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रो होना है या सर्वाइव होना है, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए उसको एनवायरनमेंट को एनालिसिस तो करना पड़ेगा। अब एनालिसिस करना है तो उसका क्या क्या एनालाइज करना पड़ेगा? कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के बारे में क्या एनालाइज करना पड़ेगा? उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उनको क्या अच्छा लगता है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। तो जैसे कि आप जानते हो डेरी मिल्क वाला अलग अलग नई नई चीजें लेके आता है ना। कुछ एक बार वो नॉर्मल डेरी मिल्क रहता है, फिर उसके बाद सिल्क आता है, फिर फ्रूट एंड नट आता है, मतलब अलग 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 वैरायटी आती रहती है ना। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वो अपने प्रोडक्ट्स चेंज करते रहते हैं, है ना, बराबर। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उनके बाइंग पैटर्न्स वगैरह भी एनालाइज करना जरूरी है ना। तो देखो अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। अरे ये क्या हो गया? Customers are the people who purchases while goods or services. Consumer who utilizes the product. Customer may not be the consumer. जैसे कि मैंने बताया, मैंने चॉकलेट खरीदा, मैं कस्टमर हूं, लेकिन कंज्यूम आप कर रहे हो तो आप कंज्यूमर हो जाते हो। तो मैं कस्टमर एज वेल एज कंज्यूमर होना जरूरी नहीं है। खुद ही खरीद लिया, खुद ही खा लिया तो कस्टमर भी मैं हूं, कंज्यूमर भी मैं हूं, कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर्स आर एट द सेंट्रल पोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स, याद रखना ये। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन शुड एनालाइज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। ऑर्गेनाइजेशन शुड एनालाइज फॉलोइंग क्वेश्चंस: हु आर द कंज्यूमर्स, कौन है कंज्यूमर्स, फॉर व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, क्या देख रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, और व्हाट इज देयर बाइंग पैटर्न। बाइंग पैटर्न मतलब क्या होता है कि कब कब वो बाय करते हैं, कब कब वो बाय करते हैं, दैट इज बाइंग पैटर्न। जनरली हम क्लोथ्स बाय करते हैं, कब करते हैं? जनरली नए कपड़े, फेस्टिवल रहेगा, त्योहारों पे हम कपड़े वगैरह नए खरीदते हैं। सो दैट इज माय बाइंग पैटर्न। एवरी फेस्टिवल में कपड़े खरीद के लेके आता हूं, है ना। सो दैट इज माय बाइंग पैटर्न। बट नॉट नेसेसरी कि हर एक प्रोडक्ट का बाइंग पैटर्न वही होना चाहिए। अगर मैं गाड़ी खरीदता हूं तो मेरा बाइंग पैटर्न क्या है? लगभग एक 7-8 साल तो यूज करूंगा। हाँ, मतलब दिवाली में खरीदूंगा, ले चलो दिवाली में खरीद लिया, लेकिन हर दिवाली में खरीद के लेके आता हूं, अरे आ गया नया गाड़ी लेके आ गया, ऐसा थोड़ी करता हूं, है ना। एक 7-8 साल तो यूज करूंगा, अब इतना महंगा गाड़ी खरीदूंगा तो दैट इज बाइंग पैटर्न। मोबाइल जनरली आजकल का ट्रेंड क्या है? एवरी ईयर बदलते है ना। आजकल नया मॉडल, अरे दिख गया नया, आज ले लो। तो मतलब आजकल का बाइंग पैटर्न मोबाइल का 1 साल का हुआ है। पहले मतलब मैं जब से मोबाइल यूज करना चालू कर दिया, तो पहला मोबाइल जो खरीदा उसको लगभग 6-7 साल यूज कर लिया, है ना। तो उस टाइम पे वो बाइंग पैटर्न अलग था, जल्दी खरीदते नहीं थे, एक बार खरीद लिया तो महंगा भी था उस टाइम पे। अरे मैंने जब यूज किया उसके पहले तो बहुत ही, मतलब मैं जब यूज नहीं करता था उसके पहले तो भयंकर ही था, इनकमिंग को भी चार्जेस लगते थे। हाँ, अब शुरुआत में इनकमिंग को चार्जेस रहते थे, अब तो आउटगोइंग भी फ्री होना चालू कर दिया है जियो के आने की वजह से। अब तो इनकमिंग तो क्या है, मतलब क्या है कि बेसिकली बाइंग पैटर्न मतलब कितने ड्यूरेशन के बाद मैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना, ताकि हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस लेके आ सकते हैं। जैसे मुझे पता है अब आप हर दिवाली को कपड़े खरीदने के लिए आ जाते हो, तो फिर मैं क्या करता हूं, आपको मैसेज कर देता हूं। दिवाली जैसे ही आ जाती है, मैसेज आपके लिए 20% डिस्काउंट है, आ जाओ। फिर आप क्या करते हो, आ जाते हो। क्यों? क्योंकि अरे खरीदना तो है, चलो ये पहले इससे खरीदा था तो अब 20% डिस्काउंट भी दे रहा है, चलो मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं पहले प्राइस बढ़ा के रखता हूं और बाद में आपको 20% डिस्काउंट दे देता हूं, है ना। आपको लगता है अरे डिस्काउंट दे दिया, चलो खरीद लेते हैं। तो ये मतलब बाइंग पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया ओवरऑल किसके बारे में, कस्टमर्स या फिर
कंज्यूमर्स के बारे में। इज दिस क्लियर? लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? चलो यस परफेक्ट है। चलिए कस्टमर और कंज्यूमर हो गया। अगला देखते हैं कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर मतलब कौन होते हैं? अदर ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जो कंपीट करते हैं फॉर किसके लिए? सेम कस्टमर्स को कैप्चर करने के लिए। सेम कस्टमर्स को कैप्चर करने के लिए रिसोर्सेस, मार्केट कैप्चर करो या कस्टमर्स कैप्चर करो या रिसोर्सेस कैप्चर करो। अब रिसोर्सेस मतलब क्या होते हैं? बड़ा रिसोर्सेस, रिसोर्सेस 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 मतलब, अब देखो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए या मशीनरी चाहिए या मैन पावर चाहिए। अब देखना कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेस को भी कैप्चर करने की कोशिश करती है। मतलब क्या है? मान के चलना ये अक्षता जो है अपनी, शी इज वेरी वेरी गुड एम्प्लॉय, तो मुझे क्या लगेगा? मुझे क्या लगेगा कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आनी चाहिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एट द सेम टाइम ये मीर का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो बोलेगा नहीं मैं अक्षता को ज्यादा पैसे देता हूं, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आने चाहिए। मतलब क्या है? दे ऑल्सो फाइट फॉर मार्केट, टू कैप्चर द मार्केट एज वेल एज रिसोर्सेस। मतलब एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय इज काइंड ऑफ रिसोर्स, है ना? वैसे ही सप्लायर जो अच्छा सप्लाई करता है रॉ मटेरियल का, उसको भी कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी। मतलब कॉम्पिटिटर्स आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु कम्पीट्स फॉर रिसोर्सेस एज वेल एज मार्केट। अब ये कंपटीशन जो होता है ना, ये दो तरीके का कंपटीशन होता है। एक होता है डायरेक्ट कंपटीशन और एक होता है इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन मतलब कंपटीशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच बिलोंग्स टू द सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री में जो कंपीट करते हैं उसको बोला जाता है डायरेक्ट कंपटीटर। जैसे कि जियो एंड एयरटेल, ये क्या है? डायरेक्ट कंपटीटर। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रोवाइड सेम प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है? मतलब मैं जियो को, एयरटेल को डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मान सकता हूं क्योंकि वो सेम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? लेकिन मान के चलना सैमसंग ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। सैमसंग क्या प्रोवाइड करती है? मोबाइल है और टेलीफोन, मतलब टेलीविजन है, टेलीविजन भी आते हैं ना सैमसंग के, फ्रिज है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, फोन प्रोड्यूस करते हैं, ये तो है। और मैं यहाँ पे एक टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, मान के चलना कोई फेमस टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ले लो महाराष्ट्र का, केसरी टूर्स एंड ट्रेवल्स, सुना होगा आपने केसरी टूर्स एंड ट्रेवल्स। ये क्या है? टूरिज्म इंडस्ट्री है। अब इनके बीच में कंपटीशन अगर होता है तो ये डायरेक्ट माना जाएगा या इनडायरेक्ट माना जाएगा? इनडायरेक्ट, क्योंकि टूरिज्म ये इंडस्ट्री अलग है, सैमसंग ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो उनका अलग है, लेकिन उनके बीच में कंपटीशन रहेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कंपटीशन होगा, ये तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे कैसे कंपीट करेंगी? तो देखना, मैं एक इंसान हूं जिसको बहुत पैसा आ गया है, अब पैसा उड़ाना है मुझे, उड़ाना है मतलब खर्च करना है, एंजॉय करना चाहता हूं लाइफ, तो एंजॉय करना चाहता हूं, तो मैंने सोच लिया अरे एंजॉय कैसे करूं, अब खर्च करने पैसे, दिवाली आ गई, एंजॉय कर लेता हूं। तो सैमसंग कंपनी के पास गया, टेलीविजन दिखाओ बोला, या इसके पास गया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बताया मुझे कश्मीर का पैकेज बहुत अच्छा है, बोले कश्मीर देख के आ जाओ, सीजन अच्छा है, मौसम मस्ताना है ना तो ठंडी आ रही है, जाके आ सकते हो, है ना, बर्फ वगैरह आएगी, स्नोफॉल होगा, देख के आ जाओ। तो उन्होंने मुझे 1 लाख का पैकेज दे दिया। सैमसंग वालों ने बोला, सैमसंग के पास गया, मैंने बोला, उन्होंने बोला टीवी पे ही दर्शन करवा देंगे हम, स्नोफॉल उधर ही करवा देंगे हम आपके यहाँ पे, ऐसा लगेगा कि कश्मीर पहुंच गए हो। मतलब क्या है कि मेरा पैसा कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपटीशन डायरेक्ट है क्या? सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं? नहीं दे रहे, अलग दे रहे हैं कुछ, लेकिन फिर भी कंपटीशन तो है फॉर कैप्चरिंग द कस्टमर। मतलब क्या है? ये कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट कंपटीशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रो करना है तो कंपटीशन का एनालिसिस करना जरूरी है या नहीं है? ऑफ कोर्स जरूरी है, ऑफ कोर्स जरूरी है। तो उसके पहले डिस्कस कर लेते हैं। कंपटीटर्स आर द ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्पीट्स फॉर सेम रिसोर्सेज और मार्केट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या? सेम इंडस्ट्री में कंपटीशन है, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या? डिफरेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन है तो वो इनडायरेक्ट कंपटीशन कहलाएगा। ओके, फैक्टर्स टू बी एनालाइज्ड कौन से? देखो, हु आर द कॉम्पिटिटर्स, कौन मेरे कॉम्पिटिटर्स है?
व्हाट आर देयर करंट स्ट्रेटेजीज, अब उनके करंट स्ट्रेटेजीज क्या है, एंड हु आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर्स, है ना, मतलब मेरे कौन कॉम्पिटिटर है, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है, और स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर कौन सा है, इसके बारे में एनालाइज करना जरूरी है। जैसे कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में सैमसंग का स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है, एप्पल, है ना, तो उनके कॉम्पिटिटर्स अलग अलग रहेंगे। सैमसंग के लेट्स से ब्लैकबेरी है, या आजकल वन प्लस आ गया है, आपने देखा होगा वन प्लस के भी फोन आजकल बहुत बिकते हैं, तो लेकिन उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, एप्पल है। उनका स्ट्रेटेजीज क्या रहेगा ये एनालाइज करना जरूरी है, तो मैं उसके हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी बना सकता हूं। मेरी मतलब सैमसंग, मैं कोई सैमसंग नहीं हूं, बट सैमसंग अपनी अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकती है, तो उसके हिसाब से एनालिसिस करना जरूरी। दो चीजें अभी तक माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर हमने डिस्कस की है, कौन सी, कस्टमर और कंज्यूमर, और दूसरा कॉम्पिटिटर। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए आगे चलते हैं। सप्लायर्स, सप्लायर्स मतलब कौन होते हैं, जो एक्चुअली रॉ मटेरियल या इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, वो रॉ मटेरियल रहे या कंपोनेंट्स रहे या पार्ट्स रहे। फॉर एग्जांपल ये फोन मैन्युफैक्चर करना है, या ये फोन मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए ये स्क्रीन प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन अलग रहेगा, उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन अलग रहेगा। तो ये जो पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो सारे मेरे सप्लायर्स हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर के बारे में डिसीजन क्या ले सकता है, एक तो खुद का सप्लाई खुद जनरेट करेंगे, या फिर किसी को एक्सटर्नल सप्लायर्स लेके हम मैन्युफैक्चर कर देंगे। जैसे पहले एप्पल क्या करता था, पहले एप्पल सबका खुद का सप्लाई खुद ही जनरेट करता था, है ना, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे प्रोडक्ट्स इतने हाई क्वालिटी के हैं तो हम हमारा सप्लाई खुद ही जनरेट करेंगे, रॉ मटेरियल भी खुद ही लेके आएंगे कहीं से, उसके बाद पार्ट्स भी खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे, फाइनली फोन असेंबल भी खुद ही कर लेंगे। लेकिन आजकल वैसा नहीं है। आजकल एप्पल के कहाँ पे होते हैं, चाइना में होते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी एप्पल का है लेकिन चाइना में उसको असेंबल किया जाता है, पार्ट्स वगैरह वहां पे बनाए जाते हैं। तो ये डिसाइड करना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लायर अफेक्ट्स, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर अफेक्ट्स द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सप्लायर का बार्गेनिंग पावर मतलब क्या रहेगा, व्हाट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर बार्गेन करेगा मतलब क्या, मान के चलना आप मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो, मैं उसमें से वो जो स्क्रीन है वो मैं मैन्युफैक्चर करके आपको देता हूं, स्क्रीन ये एक पार्ट है छोटा सा, वो मैं मैन्युफैक्चर करके देता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि ये जो स्क्रीन है ना ये 25,000 के नीचे बेचूंगा ही नहीं, देना है तो अब इतने दिन तो क्या कर रहा था मैं 15,000 में दे रहा था, अब मैंने आपको बोला 25,000 देने पड़ेंगे, तो आप क्या बोलोगे, नहीं फिर दूसरा सप्लायर देखते हैं हम, लेकिन दूसरा है ही नहीं, फिर क्या करोगे, फिर आपको देना ही पड़ेगा मुझे 25,000। तो आपने मुझसे 25,000 में खाली स्क्रीन खरीद लिया, तो ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। तो मतलब मैंने क्या इफेक्ट किया, आपका कॉस्ट, आपका कॉस्ट बढ़ा दिया मैंने, है ना। सो सप्लायर बार्गेनिंग पावर क्या इफेक्ट करता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब ऑफ कोर्स आप उसके बाद क्या करोगे, आपका कॉस्ट बढ़ गया, उसके बाद क्या करोगे, आप प्राइस बढ़ाने के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो गया ना उसके चक्कर में, हाँ प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, तो फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है तो बाद में आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। बट मेनली अफेक्ट क्या करता हूं, कॉस्ट स्ट्रक्चर अफेक्ट कर रहा हूं। तो सप्लायर अफेक्ट्स द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर का भी बार्गेनिंग पावर, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। तीन चीजें हो गई, सप्लायर भी हो गया। अब अगला है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी मतलब क्या है, ब्रिजेस द गैप बिटवीन कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर्स के बीच का गैप फिलअप करता है। जैसे कि बिग बाजार, ये क्या है, इंटरमीडियरी है। हाँ आजकल आपने सुना होगा कि बिग बाजार के भी अपने अपने प्रोडक्ट्स है, बट ऐसा नहीं है कि बिग बाजार सिर्फ खुद के ही प्रोडक्ट बेचता है। बिग बाजार अगर मैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब मान के चलना मैं बिस्किट मैन्युफैक्चर करना चालू कर देता हूं, है ना, तो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो कहीं से बेचना तो पड़ेगा, फिर मैं जाऊंगा बिग बाजार के पास, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्टोर है। तो बिग बाजार ये मेरा बिस्किट आपको बेचेगा, तो बिग बाजार क्या हो गया, इंटरमीडिएट। मैन्युफैक्चरर कौन है, मैं हूं, कस्टमर कौन है, आप हो, खाएगा आपका दोस्त, कंज्यूमर है वो, हाँ है ना। तो मतलब क्या हो गया, मतलब इंटरमीडिएरी ये कौन है,
ये ब्रिज कर रहे हैं, गैप किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर्स के बीच का गैप ब्रिज कर रहे हैं। तो दैट इज, अब बिग बाजार इट्स अ काइंड ऑफ होलसेल मार्केट है, आप ऐसा बोल सकते हो, होलसेलर है। लेकिन आपके घर के बाजू वाला जो छोटा दुकानदार रहेगा वो क्या रहेगा, रिटेलर। तो होलसेलर, रिटेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे कौन है, इंटरमीडियरी। और बहुत बार, मेनी टाइम्स कस्टमर्स नोज अबाउट द इंटरमीडियरी बट नॉट अबाउट द मेन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से कुछ भी फालतू एग्जांपल ले लेता हूं। मतलब आपने वो मॉस्किटो मारने का एक रैकेट देखा है क्या, हाँ, वो मॉस्किटो मारने का रैकेट मैं लेके आता हूं बिग बाजार से। आप मुझे पूछते हो कहां से लेके आए, मैं क्या बोलता हूं, बिग बाजार। वो कंपनी कौन सी रैकेट मैन्युफैक्चर करती है मेरे को क्या पता कौन है, मैं बिग बाजार को जानता हूं, कहां मिलता है वो बिग बाजार में जाके लेके आ। मतलब क्या, मैं इंटरमीडिएरी को जानता हूं, लेकिन वो रैकेट किसने मैन्युफैक्चर अलग ही है, लेकिन उसको पहचानते ही नहीं हूं मैं, है ना। लेकिन मैं बिग बाजार को पहचानता हूं, ये चीज बिग बाजार में मिलती, जा लेके आ वहां से, है ना। मच्छर परेशान कर रहे हैं तो लेके आ जाना। तो इंटरमीडिएरी, ये बहुत सारे कस्टमर्स इंटरमीडिएट को जानते हैं बट मेन ऑर्गेनाइजेशन को दे मे नॉट बी अवेयर अबाउट दैट, राइट। ओके, तो ये हो गया इंटरमीडिएरी। अगला है मार्केट। मार्केट मतलब क्या होता है, मार्केट इज कंपैरेटिवली ब्रॉडर टर्म देन कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। मार्केट मतलब क्या है, एंटायर मार्केट जो होगा, फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से एक फूड मैन्युफैक्चरर हूं, या दूध का बिजनेस करता हूं, मैं दूध वाला मतलब वो लेके जाने वाला नहीं, अमूल ये दूध कंपनी है। तो उसका मार्केट क्या है, सिर्फ गुजरात ये मार्केट है या ऑल ओवर इंडिया ये मार्केट है, ऑल ओवर इंडिया। उसमें कौन खरीदता कौन नहीं खरीदता उसको नहीं पता, वो जो भी खरीदेंगे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया मतलब उसका नेशनल मार्केट है। अमूल का मुझे बताओ ग्लोबल मार्केट है क्या, ग्लोबल मार्केट उसका इतना नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि दूध क्या है, पेरिशेबल गुड्स के अंदर आता है। लेकिन आजकल आपने वो उसके भी अलग अलग पैक्स देखे होंगे, टेट्रा पैक वगैरह ऐसा कुछ बोलते क्या उसको, हाँ टेट्रा पैक, हाँ वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो है। मतलब आजकल वो ग्लोबल करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब मार्केट क्या है, इट्स अ ब्रॉडर टर्म देन कस्टमर्स और कंज्यूमर्स, राइट। तो ये मार्केट ये ब्रॉडर है। अब मार्केट में एनालिसिस करना जरूरी है कि मार्केट में प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट क्या है। प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा भी प्राइस बढ़ गया तो वो कस्टमर ऐसे है मार्केट में वो खरीदती नहीं प्रोडक्ट आपका, है ना। ऐसे मतलब मैं बोलता हूं कल मैथ्स का फीस बढ़ा दिया मैंने, आप बोलते हो सर नहीं आना, हम जा रहे ऐसा बोल दिया, तो फिर क्या हो जाता है, फिर आप कौन से टाइप के कस्टमर्स हो। मतलब मैं आपको कस्टमर नहीं बोल रहा हूं, मजाक चल रहा है, सीरियस मत लेना। हाँ, मतलब ये क्या है, प्राइस सेंसिटिव, नहीं खरीदते, है ना। तो आप जनरली ऐसे छोटी मोटी चीजें लेके जाते हो, देख लेना, ये मोबाइल का कवर वगैरह लेने जाते हो, फिर वो इंसान बोलता 100 रुपए, फिर आप क्या बोलते हैं 50, फिर वो बोलता अरे 70 तो दो, फिर नहीं बोलते, आप बोलते नहीं 60 में दे रहे हो तो लेता। तो फिर ऐसे ये कैसे टाइप के कस्टमर हो आप, प्राइस सेंसिटिव। तो ओवरऑल मार्केट ही वैसा है, प्राइस सेंसिटिव। तो मतलब क्या है, थोड़ा भी प्राइस बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, तो वो एनालाइज करना जरूरी है, प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट। तो मार्केट इज लार्जर देन कस्टमर्स, फॉर एनालाइजिंग द मार्केट इट इज नेसेसरी टू एनालाइज एक्चुअल साइज। जैसे कि मैंने बताया नेशनल मार्केट है या ग्लोबल है, अमूल का आप बोल सकते हो कि नेशनल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट मतलब और बड़ा हो जाएगा। तो साइज ऑफ द मार्केट मतलब वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। रिटेंशन साइज ऑफ द मार्केट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, कितना ग्रो हो सकता है, ये एनालाइज करना जरूरी है। व्हाट इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर, मतलब कितने कॉस्ट में मुझे मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल करना होगा। वेदर मार्केट इज प्राइस सेंसिटिव। टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर, मतलब टेक्नोलॉजी से अफेक्ट हो जाता है या नहीं हो जाता। वेदर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अवेलेबल और नॉट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब बिग बाजार जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल है या नहीं है। वेदर मार्केट इज मैच्योर, मतलब ऑलरेडी मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर्स आ गए, अब मार्केट बढ़ता ही नहीं है, मतलब 100 कस्टमर से तो अब ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, उतने ही रहेंगे वो। तो ये सब एनालाइज करना जरूरी। एंड लास्ट वाला जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीजें आती है। 3 चीजें कौन सी आती है, ओनर्स,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज मतलब कौन है? पीपल हु एक्चुअली कैरीज आउट वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो एक्चुअली काम करते हैं वो एम्प्लॉय है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कौन है? मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मतलब उनको अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, है ना. शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, मतलब वो कंपनीज एक्ट वगैरह अप्लाई हो जाता है उसको, है ना. लॉ पढ़ते हो आप डिटेल में जाके कंपनीज एक्ट वगैरह पढ़ोगे आगे चल के, तो वो लॉ के हिसाब से मतलब लीगली जो अपॉइंट किए जाते हैं, हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स. ओनर्स के बिहाफ पे वो काम करते हैं. एम्प्लॉयज एक्चुअल वर्क कैरी आउट करते हैं. और ओनर्स मतलब कौन होते हैं? ओनर्स मतलब कैन आई से इट कैन बी इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल इंसान ओनर हो सकता है, या फिर शेयर होल्डर्स मतलब बहुत सारे शेयर होल्डर्स मिलके ऑर्गेनाइजेशन को ओन कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है. इज इट पॉसिबल? यस. एनी ऑर्गेनाइजेशन हु होल्ड्स द शेयर कैपिटल ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन, दैट कैन बी ओनर ऑल्सो, राइट. सो ये ओनर मतलब इंडिविजुअल या फिर शेयर होल्डर्स या एनी ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स द शेयर ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब मैनेजमेंट मतलब हु आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स एंड एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर्स. Employees who actually carries out the work in the organization. All these three are called as non-specific element of the organization. याद रख लेना ये non-specific element, क्योंकि ये organization का ही part है, तो इसलिए उसको non-specific बोला गया है. But which are important for organization's growth as well as survival. सभी के लिए important है. और यहाँ पे micro environment ये part complete हो जाता है. Whether it is clear to everyone? लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स क्लियर है? ओके. मॉड्यूल के एमसीक्यूज करें स्टडी मटेरियल के. हाँ, लास्ट डे को, इस टॉपिक के लास्ट डे को स्कैनर के भी कर देंगे, ठीक है. चलिए फिर आता हूं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन विच एनवायरनमेंट फॉर द इनपुट. कहां से मिलता है? टेक्नोलॉजी नहीं, सोशल नहीं, एक्सटर्नल लीगल. क्या रहेगा? एक्सटर्नल. बेसिकली इनपुट कौन प्रोवाइड करता है? कौन प्रोवाइड करता है? सप्लायर. सप्लायर किसका पार्ट है? माइक्रो का पार्ट है. माइक्रो किसका पार्ट है? एक्सटर्नल का पार्ट है. तो एक्सटर्नल, ऑप्शन सी, ठीक है. उसके बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. कैसा है? स्टैटिक है? नहीं, गलत. डायनामिक? यस. कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड? यस. शॉर्ट रीच, शॉर्ट टर्म रीच? नहीं. मतलब कौन से सही है? सेकंड एंड थर्ड. सेकंड एंड थर्ड मतलब ऑप्शन डी. शायद इसका पीछे मिसप्रिंट है क्या नहीं याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली. स्टडी मटेरियल में कुछ एक 2-3 आंसर्स मिसप्रिंट है, तो शायद मुझे पता नहीं, बट करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ऑप्शन डी, ठीक है. उसके बाद 6 नंबर, हु ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन? कंज्यूमर. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 7 प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ विच एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट. मार्केट नाम से, मार्केट में देखा ना प्राइस सेंसिटिविटी डिस्कस किया, और ये यहां पे देखना, ये तो क्वेश्चन में ही आंसर है. प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ मार्केट. उसके बाद हाँ 8 डैश विद देयर ओन बार्गेनिंग पावर ऑफ ए कॉस्ट सप्लायर्स. ऑप्शन बी करेक्ट. उसके बाद क्या वो, ठीक है. हाँ, ये एक जनरल क्वेश्चन है. कंपटीशन इज बेनिफिशियल टू द कॉम्पिटिंग फर्म बिसाइड्स बेनिफिटिंग टू कस्टमर. कंपटीशन का कस्टमर को फायदा है, क्यों? हाँ, क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा, प्राइस कम होते जाएगा, जितना कंपटीशन उतना अच्छा, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. तो कस्टमर्स के लिए अच्छा है. उसके बाद मतलब 14 का ऑप्शन बी हो गया. हाँ, 23rd बिजनेस शुड कंटिन्यूअसली डैश एंड डैश मॉनिटर एंड अडेप्ट. ऑप्शन बी टू द एनवायरनमेंट, ठीक है. स्वॉट होना है,
डिस्कस करेंगे उसको, उसके बाद आता हूं उसके ऊपर जो जो हमने डिस्कस किया है। हाँ ये लीजिए 27 नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हाँ 33 ऑल एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट एक्सेप्ट सोसाइटी, कंज्यूमर है, सप्लायर है, कॉम्पिटिटर है। 34 ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट एक्सेप्ट कॉम्पिटिटर, क्योंकि कॉम्पिटिटर ये माइक्रो में आता है। हाँ माइक्रो में है, ठीक है, ओके, ये होना है, होना है, होना है, होना है। होना है, ठीक है, ओके। तो आज जो डिस्कशन हुआ उसके एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए। कल हम इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए यहां पे रुकते हैं।